हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समय बहुत कम रह गया है, एग्ज़ाम बहुत पास में है और हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री 2021 की तैयारी कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, 3 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके जाना बहुत ज़रूरी होता है। हमने इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी तैयारी उसी लेवल तक पहुंचे जिस लेवल तक हमें एग्ज़ाम में जाकर के अपने आप को परफॉर्म करना है। तो ये सेट 4 है और इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर होती है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंसली इसको देखना है और अपने आप को एवेल्युएट करना है कि आपके कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जिस भी सेक्शन से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं आप उन सेक्शंस को आइडेंटिफाई करिए और वापस अपनी बुक पर जाइए और रिवाइज करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने आप को पूर्णतः प्रिपेयर करके जाना है। इस बार हमारा टारगेट है 80+ क्वेश्चन को सॉल्व करके आने का। 80+ क्वेश्चन हमारे जब तक सॉल्व नहीं होते तो हम नेट जेआरएफ में अपने आप को क्वालिफाई नहीं समझते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर, या फिर आप सीधा मेरा फ़ोन नंबर है ये 7973109547, इसको भी आप सर्च करके मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उसमें। आप अपनी क्वेरीज वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए बाय सर्चिंग @देवेंद्र सर, राइट। और आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए वो भी हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपको ये बताना है कि पूरा पाषाण काल से निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए है खड़ा मानव, ऑप्शन बी है निएंडरथल मानव, ऑप्शन सी बुद्धिमान मानव या फिर ऑप्शन डी अति बुद्धिमान मानव। देखिए, सबसे पहले जो होमो हैबिलियस थे इसको प्रथम मानव या फिर कारीगर मानव कहा जाता है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। ठीक है, उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, यही एक मानव था जिसने सबसे पहले हैंड एक्स बनाए थे। अग्नि का आविष्कार करने वाला यही मानव था, उसको कहते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, इरेक्टस को ही पिथेनकोप्स कहते हैं। ठीक है, यही एक वो मानव था जो पूरा पाषाण काल से संबंध रखता है और इसको ही सीधा चलने वाला कपि मानव कहा जाता है। ये होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता उसका व्यापक भौगोलिक वितरण था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बुद्धिमान मानव और निएंडरथल मानव को ही होमो सैपियंस कहा जाता है। ठीक है, इसे बुद्धिमान मानव, और ये जो निएंडरथल था ये जर्मनी में पाया गया मानव था और सबसे पहली बार जो शव का विसर्जन किया था निएंडरथल मानव ने ही किया था। ठीक है, अति बुद्धिमान मानव को कहते हैं होमो सैपियंस, सैपियंस की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसके और भी 2-3 नाम हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, क्रे मैग्नन, चार्ल्स लैंड एंड ग्रिमलाइडी। ठीक है, और यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खड़ा मानव को पूरा पाषाण काल से संबंधित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन ए है ओल्डुआन औजार, ऑप्शन बी है हथ कुल्हाड़ा, ऑप्शन सी है त्रिभुज औजार और ऑप्शन डी पॉलिशदार औजार। आपको ये बताना है कि ये औजार जो हैं मध्य पाषाण काल से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध रखता है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, त्रिभुज औजार। निम्नलिखित में से कौन नव पाषाण काल को दर्शाता है। ऑप्शन ए है कोणाल, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है द्यामाबाद या फिर ऑप्शन डी चिरांद। बहुत बार यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लेकर आया हूँ ताकि आपकी तैयारी थोड़ी सी मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि नवपाषाण काल में ये कौन सी जगह है जो नवपाषाण को दर्शाती है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, चिरांद। सबसे पहले बात करते हैं कुणाल की। कुणाल एक पूरा स्थल है जो हरियाणा प्रांत के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह भी आप याद रखना, यह सरस्वती नदी के बिल्कुल बैंक पर है, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कुणाल प्राक हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी, वो मिली थी 2 चांदी के मुकुट। ठीक है, चांदी के मुकुट कहाँ से मिले हैं, कुणाल से। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, लोथल गुजरात में पड़ता है, इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने 1957 में। बहुत बार एग्जाम में, कई बार मिलान में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी। वो मिली थी एक तो अन्नागार सुमेरियन मूल के संबंधित
बहुत सारी ऐसी मनके मिले थे, सोने चांदी के मनके, कारखाना मिला, गोदीवाड़ा मिला जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, और धान की खेती के भी साक्ष्य यहाँ से लोथल से ही मिलते हैं। तो आगे बात करते हैं दैमाबाद की। दैमाबाद जो जगह है गोदावरी नदी के तट पर है। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिली हैं। आपको यह हमेशा याद रखना है। एक तो मिला है रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला वहाँ पर, एक हाथी मिला है, सांड और गैंडा। 4 चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ कलश अवदान के साक्ष्य भी मिलते हैं। यह ताम्रपाषाणकालीन स्थल है दैमाबाद, राइट। तो आगे बात करते हैं चिरांद की। चिरांद के बारे में मैंने आपको बताया, चिरांद एक बिहार में पड़ने वाली, सारण जिले में पड़ने वाला एक स्थल है, और यहाँ से हिरणों के सींगों के बने हुए उपकरण मिले हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर है, जो नवपाषाण काल को दर्शाता है वो दर्शाता है ऑप्शन डी, चिरांद। कथन और कारण से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कथन और कारण ही एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट को समझा जाता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है, कथन ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्र औजारों के प्रयोग के कारण हुआ। कारण कहता है कि इसने लोगों को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रयोग में मदद की। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और ध्यान से सोचिए, आपको सही आंसर इसका बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्र औजारों के प्रयोग के कारण हुआ, ये कथन गलत है, क्योंकि जो ताम्र औजार थे वो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता इतनी नहीं थी। ठीक है, कि इसने लोगों को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर प्रयोग में मदद की, ये भी कथन गलत है। दोनों कथन गलत है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, इस प्रकार आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, तब आंसर सोचिए। आप देखना कि आपके धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको स्किप मत करिए। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे टीचर बनने वाले हैं। मेरी नज़र में, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि टीचर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब मैं आपका समय नहीं ज़्यादा लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 प्रकार के टीचर होते हैं। एक वो टीचर होता है जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, जो अपने स्टूडेंट को आराम से पढ़ाते हैं। ठीक है, उनको बिल्कुल उनके सब्जेक्ट के प्रति उनकी नॉलेज होती है, और उनको वो अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। ठीक है, ताकि बच्चा एग्ज़ाम में जाए और प्रॉपरली एग्ज़ाम को पास करे। दूसरी तरह के टीचर होते हैं जिनको मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छे टीचर होते हैं। एक तो होते हैं, पहले होते हैं अच्छे टीचर, दूसरे होते हैं बहुत अच्छे टीचर। जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं वो पढ़ाते तो अच्छा है ही, और साथ में बिल्कुल गाइड भी करते हैं, समझाते भी हैं। ठीक है, और वो आगे तक उनको ले जाते हैं। और उसके बाद तीसरे टीचर होते हैं जो होते हैं बेहतरीन टीचर। मेरी नज़र में बेहतरीन टीचर वो होता है जिसको अपने सब्जेक्ट के प्रति प्रॉपर नॉलेज भी हो, बच्चों को गाइड भी अच्छे तरीके से करे, समझाए भी, और बच्चों को उनके जीवन में उनका मार्गदर्शन भी करे, ताकि उनको आगे भी पता चले कि आगे आने वाले समय में उन्होंने क्या करना है। ठीक है, आपने कौन से टीचर बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी लेनी है, आगे बढ़ना है, टीचर बनना है, और अपनी लाइफ को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो दिल से स्टडी करिए, स्किप मत करिए। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन मेहनत करने से कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। आप मेहनत करते हो, इसी प्रकार लगे रहो, देखना एक दिन क्या, इसी बार आपका नेट जेआरएफ होगा, इसी बार होगा। थोड़ा सा पेशेंसली करिए। ठीक है, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि ऋग्वेद काल में समाज पशुपालक था। कारण कहता है कि आजीविका की पद्धति का मुख्य आधार पशुपालन ही था। ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और इसका आंसर सोचें। देखिए, ऋग्वेद काल की बात करें यदि हम, तो ऋग्वेद काल में समाज पशुपालक था। ठीक है, और आजीविका की पद्धति का प्रमुख आधार भी पशुपालन ही था। दोनों कथन सही हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये कहता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उत्थान सामाजिक और आर्थिक व्यापक असंतोष का परिणाम था। कारण कहता है कि समाज के तिरस्कृत तबकों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति ने उनको अपना उचित सामाजिक स्थान पाने का साहस दिया। ठीक है, देखिए जो कथन ये है ना कि 6वीं ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उत्थान सामाजिक और आर्थिक व्यापक असंतोष का परिणाम था, ये बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि वहाँ पर जब 6वीं ईसा पूर्व की हम बात करते हैं तो इतने सारे
धर्म वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे कि लोगों को यही पता नहीं चलता था कि कौन से धर्म को हम अपनाएं, ठीक है। वही टाइम था जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वहाँ पर आए थे, ठीक है। समाज में तिरस्कृत तबकों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति ने उनको अपना उचित सामाजिक स्थान पाने में साहस दिया। यही कारण था कि यदि कोई धार्मिक में सभा में जाता था, उसको ये लगता था कि ये ही मेरा है, यही मेरे दुख को समझता है। तो इसी कारण थोड़ा सा उनके अंदर मोटिवेशन आती गई। तो ये सही है कारण बी इसका। तो कारण बी इसका बिल्कुल सही है, दोनों सही है कारण और कथन। राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी। नीचे तो वाक्य दिए गए हैं, को कथन ए और दूसरे को उसका कारण कहा गया है। कथन और कारण से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कथन ये है कि कुषाण काल बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक सम्मिश्रण का साक्षी है। कारण कहता है कि कुषाण शासकों ने स्वयं अपनाकर इसकी वकालत भी की थी, ठीक है। देखिए, कुषाण काल सांस्कृतिक सम्मिश्रण का साक्षी है, ये कथन बिल्कुल सही है। और कुषाणों ने ही, शासकों ने खुद भी अपने आप को इसकी वकालत की थी। दोनों कथन सही है, दोनों सही है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाएं, नीचे दी कोड की सहायता से सही उत्तर हमने चयन करना है। महाश्मीय काल, ताम्रपाषाण काल, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, काले और लाल रंग के मृदभांड। देखिए, हमने इन काल को कालक्रम में लगाना है। इनका समय काल कब था, ठीक है, हमने ये देखना है। तो सबसे पहले जो समय काल आता है वो आता है ताम्रपाषाण काल का, ठीक है। उसके बाद आता है काले और लाल रंग के मृदभांड, ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा। और उसके बाद महाश्मीय काल आता है, ठीक है। और लास्ट में आता है उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 3। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, आपको इनके समयकाल को भी याद रखना है, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छे टीचर बनने के लिए तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, पिछले क्वेश्चन पेपर भी मैंने पूछा था और ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए वापस इस क्वेश्चन पेपर में आपको फिर से मिल गया है। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए, निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। जनपद, महाजनपद, साम्राज्य और जन। थोड़ा सा क्वेश्चन में उन्होंने इनके ऑप्शंस को चेंज किया है। सबसे छोटा होता है जन, उसके बाद जनपद, फिर आता है महाजनपद, फिर आता है साम्राज्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित को कालक्रम में लिखिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है मालविका अग्निमित्र, ऑप्शन 2 है हर्षचरित, ऑप्शन 3 है अष्टाध्यायी, ऑप्शन 4 है रायतरंगिणी। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए कि सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। आपने इसका समय काल पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले लिखा गया था अष्टाध्यायी, उसके बाद लिखा गया था मालविका अग्निमित्र, और उसके बाद लिखा गया था हर्षचरित, और लास्ट में लिखा गया था रायतरंगिणी। यहाँ पर सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ठीक है। मालविका अग्निमित्र की रचना की थी कालिदास ने। ये संस्कृत का नाटक है जिसमें मालदेश की राजकुमारी और विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम विवाह का पूरा नाटक उसमें दे रखा है। तो यह भी आप जरूर याद रखिए, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है। और आगे बात करते हैं हर्षचरित की। तो हर्षचरित जो बाण भट्ट की रचना है, और बाण भट्ट की एक और रचना है कादम्बरी, ठीक है। यह भी आप याद रखना। 2 इंपॉर्टेंट बुक्स बाण भट्ट के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक तो है हर्षचरित और दूसरी है कादम्बरी। इन दोनों को आप हमेशा में याद रखना। और बात करते हैं अष्टाध्यायी की। महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी है, ये 700 BC में लगभग लिखा गया था, ठीक है। इसको भी आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आगे बात करते हैं रायतरंगिणी। रायतरंगिणी कल्हण की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं कल्हण, इनके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यही एक ऐसी रचना है जिसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कश्मीर का वर्णन किस ग्रंथ में आपको मिलता है, वो मिलता है रायतरंगिणी में। ये भी आप ज़रूर नोट करिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित को कालक्रम में रखिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। आपने वीडियो को पॉज करना है, मेरे साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन 1 है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन 2 है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन 3 है शंकराचार्य, ऑप्शन 4 है चंद्रबरदाई। आपको इनका समयकाल पता होना चाहिए। समयकाल आप तभी लिख सकते हैं जब आपने बिल्कुल डेप्थ में जाकर के इनकी स्टडी की है और अपने नोट्स को अच्छे तरीके से बनाया है, ठीक है। अच्छे टीचर बनने के लिए ना मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट के प्रति अपनी नॉलेज रखिए। देखिए, जो अच्छा टीचर होता है ना, उसको क्लास में ना, स्कूल में स्टूडेंट ढूंढते हैं कि हमारा सर नहीं आया, हमारे मैम नहीं आया आज, और उनको ढूंढते हैं कि हम उनसे पढ़ना था, आज स्किप कर दिया, आज मैम आए नहीं या सर नहीं आए। लेकिन जो अच्छे टीचर होते हैं ना, उनको स्टूडेंट ढूंढते हैं। और जो जिनको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती ना, वो सारे स्कूल में जो टीचर होता है ना, वो डंडा लेके घूमता है
तो बच्चों को ढूंढता है कि ऐसा बच्चा मुझे मिल जाए इसको मैं मुर्गा बनाऊँ। तो ऐसी बातें आपने, मैं तो ये मजाक में कह देता हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छे टीचर बनना है और बिल्कुल डेडिकेशन से स्टडी करनी है और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। समय बहुत कम है, समय वेस्ट मत करिए और अपने क्वेश्चंस को मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमने इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। पुलकेशिन द्वितीय, पुष्यमित्र शुंग, शंकराचार्य और चंद्रबरदाई। देखिए जो पुलकेशिन द्वितीय का समय था वो 609 से लेकर 642 एडी के समय पर आसपास रहा, वहाँ पर उसका शासनकाल था। ए होल अभिलेख से ही पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। जो पुष्यमित्र शुंग थे इनका समय काल था 185 बीसी के आसपास का, ठीक है। और शंकराचार्य का समय था 788 से लेकर के, इनकी जो जन्म होता है 788 एड में, वहाँ से लेकर के यहाँ शंकराचार्य जी का समय काल आगे चलता है। और चंद्रबरदाई इनका समय काल था 1149 से लेकर के 1200 के आसपास का समय का रहा है। तो यहाँ पर यदि हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाएंगे तो सबसे पहले आना चाहिए ऑप्शन 2, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद आते हैं पुलकेशिन द्वितीय, उसके बाद आते हैं शंकराचार्य, उसके बाद आते हैं चंद्रबरदाई। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में है ऑप्शन ए नियोग, ऑप्शन बी है अहात सिक्के, ऑप्शन सी है वर्मन, ऑप्शन डी है नालंदा। सूची 2 में है कामरूप, ऋग्वेद, बिहार या फिर प्रारंभिक इतिहास का काल। हमने इनको बिल्कुल मिलाना है, कौन सा किसके साथ मिलता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, बहुत आसान प्रश्न है, इसको अटैम्प्ट करिए। आपको यदि इनमें से एक भी ऑप्शंस का पता है ना तो आप नीचे कूट की मदद से भी इसको कर सकते हैं। जैसे हमें पता है जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बिहार में पड़ती है, ठीक है, तो इसको हम कूट में देखते हैं। डी का यहाँ पर 3 केवल ऑप्शन बी में है, ठीक है, और किसी में भी नहीं है। हमें बाकी ऑप्शंस का नहीं भी पता है तब भी हम इसको अटैम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, हमारा समय भी बचेगा और हमारा क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो आगे हम इसको सही मिलाकर देखते हैं। ए का 2 नियोग जो है ऋग्वेद से संबंधित है और अहद सिक्के, जो अहद सिक्के है प्रारंभिक इतिहास काल से संबंधित है और जो वर्मन है ये कामरूप के साथ बिलोंग करते थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। यह भी प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है, इसको आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ऑप्शन ए है द्वितीय नगरीकरण, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र या फिर डी विक्रमादेव चरित, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 2 में मिलाना है हमने सातवाहन वंश, बिलहन, उड़ीसा या फिर लोहा। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर को सोचिए, विच इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। चलिए मिलाते हैं। देखिए जो द्वितीय नगरीकरण हुआ था वो हुआ है लोहे के कारण, ठीक है। और खारवेल कहाँ के रहने वाले थे? खारवेल बिल्कुल भी उड़ीसा के थे। और गौतमीपुत्र ये सातवाहन वंश से संबंध रखते हैं और विक्रमादेव चरित ये विल्हन की रचना है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। फिर से वही क्वेश्चन है मिलान के लिए, सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है। और सूची 1 में ऑप्शन ए है नागर निर्माण शैली, बी ऑप्शन है श्वन बेलगोला, ऑप्शन सी है तंत्रयान या फिर ऑप्शन डी महेंद्र वर्मन शैली। और सूची 2 में है बौद्ध धर्म, पल्लव वंश, उत्तरी भारत या फिर कर्नाटक। हमने इनको जल्दी से मिलाना है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा सा सोचिए, विच इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। चलिए मिलाते हैं। जो नागर निर्माण शैली है ये संबंध रखती है उत्तरी भारत से, ठीक है। और श्वन बेलगोला ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका में पड़ता है, ये बाहुबली की वहाँ पर बहुत बड़ी मूर्ति है। और तंत्रयान है ये बुद्ध धर्म से संबंध रखते हैं और महेंद्र वर्मन शैली पल्लव वंश से। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। आपने नीचे वीडियो को कमेंट भी करना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप बहुत ही अच्छे डेडिकेशन से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप नीचे अपना आंसर सिक्योर करके मेंशन करते हैं कि आपके कितने सही हुए हैं, और ये कॉन्फिडेंस होता है आप में। कई बार क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अपना स्कोर नीचे कम मेंशन करूं तो पता नहीं दूसरे स्टूडेंट क्या सोचेंगे, भी इसको कुछ आता नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो बच्चे नीचे कमेंट करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इतने किए हैं, मेरे इतने सही हैं, इतने गलत हैं, ठीक है, बताने में कोई शर्म नहीं है। यदि हम शर्म करने पढ़ाई में अभी हम शर्म करने लगे फिर तो पढ़ लिया भैया, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है यहाँ पर। तो सूची 1 में कालीबंगा, मीताथल, अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा है। तो सूची 2 में है आरसी गौंड, MDN शाही, सूरजभान और बीबी लाल। आपने इनको बताना है कि इनकी खोज किस ने की थी, ठीक है। जल्दी से वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, आसान प्रश्न है, आपको ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से मिलाइए। कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीबी लाल ने, ठीक है। और मीताथल की खोज किसने की थी? ये की थी सूरजभान ने। अतरंजी खेड़ा की खोज की थी आरसी गौंड ने। और जखेड़ा की खोज की थी MDN शाही ने। राइट ऑप्शन यहाँ पर मिला के देखते हैं। ए का
4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से स्रोत में यह कहा गया है कि पृथ्वीराज 3 ने पूर्ण विश्व विजय की महत्वाकांक्षा को अपना लिया था। किस ग्रंथ में इसका विवरण आपको मिलता है? ऑप्शन ए है ताज उल मासिर, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज प्रबंध, या फिर ऑप्शन सी तबकाल नासरी, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो में ये मेंशन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मध्यकालीन भारत से बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार करवाया था? ऑप्शन 1 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 है बलबन, ऑप्शन 3 है अलाउद्दीन खलजी, या फिर ऑप्शन 4 फिरोज शाह तुगलक। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद थी, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में। कब करवाया था? 1192 AD में। ठीक है, और उसके बाद इसका विस्तार किया गया आगे जा करके। आपने बताना है कि किस राजा ने किया था। देखिए, इस मस्जिद का जो विस्तार करवाया गया था, ये करवाया गया था एक तो इल्तुतमिश के द्वारा और दूसरे थे फिरोज तुगलक। इल्तुतमिश ने करवाया था इसका विस्तार 1230 ईस्वी में। उसके बाद फिरोज तुगलक ने 1351 ईस्वी में इसका निर्माण और आगे करवाया था। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए केवल 1 और 4। 1 और 4 यहाँ पर किसी भी ऑप्शंस में नहीं मिलता है, यहाँ पर मिसिंग है प्रिंट में 1 और 4। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने इस नीति का समर्थन किया कि खराज को वसूलने में मध्य मार्ग को अपनाएं? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खलजी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। देखिए, खराज के बारे में जो मध्य मार्ग निकालने की बात की थी वो की थी ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। इस प्रश्न में पूछा गया है कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं 4, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। हमने यहाँ पर नहीं के ऊपर ज़रूर फोकस करना है कि कई बार एग्ज़ाम में जाते हैं हम, यहाँ से गलती हो जाती है और नहीं और है, उसके चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऑप्शन 1 है उसने शेख निज़ामुद्दीन औलिया के साथ मित्रता की। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निज़ामुद्दीन औलिया के साथ मित्रता की थी या नहीं की थी। ठीक है, बिल्कुल की थी, वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे। उसने खोतों और मुकदमों को कुछ रियायतें दी थी, ये कथन गलत है। उसने बिल्कुल भी रियायतें नहीं दी थी। उसने अपने पुत्र उगल खां को प्रताप रुद्र से बकाया पेशकश की वसूली के लिए भेजा था, ये कथन भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है उसने हक शरब नामक कर को लगाया था, बिल्कुल सही है। हक शरब नामक कर को इंट्रोड्यूस करने वाले सुल्तान जो थे गयासुद्दीन तुगलक ही थे। 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 4। 1 और 4 यहाँ पर है ऑप्शन डी में, डी इसका सही आंसर है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? आपने ये बताना है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में जो शहरी क्रांति हुई थी उसकी अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है KM अशरफ, ऑप्शन बी है मोरलैंड, ऑप्शन सी मोहम्मद हफीफ, या फिर ऑप्शन डी है KS लाल। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी मोहम्मद हबीब। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण कहा गया है। कथन ए कहता है कि उत्तर भारतीय सूफियों के दक्कन में 14वीं और 15वीं शताब्दी में आगमन से उस क्षेत्र के राजनीतिक और धार्मिक ढांचे में गहन परिवर्तन हुए। कारण कहता है कि वे लोग दक्कन पठार में खलजी और पारंपरिक तुगलक आक्रमण को उचित ठहराने के लिए दक्कन आए थे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर को सोचिए। देखिए, जो कथन ए है ना, उत्तर भारतीय सूफियों के दक्कन में 14वीं और 15वीं शताब्दी में आगमन से उस क्षेत्र के राजनीतिक और धार्मिक ढांचे में गहन परिवर्तन हुए, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका कारण ये है कि वे लोग दक्कन पठार में खलजी और पारंपरिक तुगलक आक्रमण को उचित ठहराने के लिए दक्कन गए थे। ये कैसे संभव हो सकता है भाई? ये गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा केवल स्टेटमेंट ए सही है, ए सही है, आर गलत है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबद्ध कालक्रम विजयनगर राजवंशों के लिए सही है? ठीक है, हमने विजयनगर राजवंशों के बारे में यहाँ बताना है कि कौन सा जो वंश है वो सही है। सुल्लभ, तुल्लभ, संगम, आरवेडु। सबसे पहले संगम वंश था, सुल्लभ वंश, तुल्लभ वंश और आरवेडु वंश लास्ट में था। राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन बी। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था? ठीक है, ऑप्शन ए है 1496, ऑप्शन बी है 1510, ऑप्शन सी है 1524 और ऑप्शन डी है 1556। देखिए, इस प्रश्न के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये 2010 में भी क्वेश्चन UGC में पूछा जा चुका है और 2020 में भी इस क्वेश्चन को उन्होंने रिपीट किया था।
आप 2020 का क्वेश्चन पेपर देख लोगे, आपको ये प्रश्न वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सही आंसर है यहाँ पर। थोड़ा सा क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के पूछता है, उसमें पूछा गया था कब उन्होंने छोड़ा था, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि कब उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी 1510 ईस्वी में। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाएं। ऑप्शन 1 है रामानंद के द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार, ऑप्शन 2 है आदि ग्रंथ का संकलन, ऑप्शन 3 है इबादत खाना का बंद होना, और ऑप्शन 4 है चिश्ती सिलसिले की दक्कन में स्थापना। आपने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इनके समय काल के बारे में आप थोड़ा सा याद करिए कि कब कब ये चीज़ें हुई थी। देखिए, रामानंद के द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार हुआ था 1299 ईस्वी से लेकर के लगभग 1411 ईस्वी के आसपास। ये समय काल काफ़ी लंबा समय काल था रामानंद जी के द्वारा में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय काल था। रामानंद जी ऐसे वैष्णव भक्त थे, उन्होंने बैरागी संप्रदाय की स्थापना की थी, और रामानंदी संप्रदाय भी उनको ही कहा जाता है। और आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, ये भी आप बताइए मुझे। आदि ग्रंथ का संकलन किया था 1604 ईस्वी में। जो सिखिज़्म के 5th गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने इसका संकलन किया था। और इबादत खाना का बंद होना, जो इबादत खाना अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ये लगभग 1575 ईस्वी के आसपास उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, और चिश्ती सिलसिले की हम यदि बात करते हैं, दक्कन में जो चिश्ती सिलसिला था, इसको जब मोहम्मद गौरी भारत आए थे, ठीक है, उसके बाद चिश्ती सिलसिले की शुरुआत होती है भारत में। उससे पहले चिश्ती सिलसिला जो था वो भारत से बाहर था। और ये लगभग कब आए थे, 1192 में, जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करते हैं, उसके बाद जहाँ पर भारत में इसकी स्थापना होती है। यदि हम इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में इसको मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले आएगा ऑप्शन 4 चिश्ती सिलसिला, उसके बाद आएगा रामानंद जी के द्वारा भक्ति का प्रचार, उसके बाद आता है इबादत खाना का बंद होना, और सबसे लास्ट में आता है आदि ग्रंथ का संकलन, जो 1604 में सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कि अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में दहशाला की घोषणा की थी, और तर्क कहता है कि मुगल साम्राज्य में प्रचलित अन्य समस्त भू राजस्व निर्धारण पद्धतियों को अकबर ने समाप्त कर दिया था। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 24वें वर्ष में दहशाला प्रथा की घोषणा की थी, ये कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस प्रथा के कारण उसने जितनी भी पहले से निर्धारित पद्धतियाँ थी उनको समाप्त नहीं किया था। तर्क जो है गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमने, और सूची 1 में घटनाएं हैं, दूसरा उसके वर्ष उसके साथ संबंधित है, कब कब वो घटना कौन से वर्ष में घटी थी। मुगलों की मालवा विजय, इलाही युग का आरंभ, कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय, और उड़ीसा विजय। हमने इनको मिलाना है कौन कौन से सन में ये हुई थी, इसको मिलाते हैं। ठीक है, जो मुगलों का मालवा विजय थी ये हुई थी 1561 में। आप मेरे साथ मिलाते जाइए। इलाही युग का आरंभ हुआ था, कब हुआ था इलाही युग का आरंभ, 1584 ईस्वी में। और कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय कब हुआ था, ये हुआ था 1585 ईस्वी में। ठीक है, और उड़ीसा विजय 1592 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर यदि हम कूट में इसको मिलाएंगे तो राइट ऑप्शन बनना चाहिए ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन सचित्र पांडुलिपियों को अकबर के काल में तैयार किया गया था। आपने ये बताना है कि पांडुलिपियाँ अकबर के समय में निम्न में से कौन सी तैयार की गई थी। ऑप्शन ए है दीवान हसन देहलवी, ऑप्शन 2 है राजकंवर, ऑप्शन 3 है तूतीनामा, या फिर ऑप्शन 4 योग वशिष्ठ। देखिए, जो अकबर के काल में बनी जो पांडुलिपियाँ लिखी गई थी वो थी एक दीवान हसन देहलवी, ठीक है, और दूसरी थी तूतीनामा, और तीसरी थी योग वशिष्ठ। ये राजकंवर वाली पांडुलिपि ये अकबर के समय काल में नहीं लिखी गई थी। ये 3 ऑप्शन सही है, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यहाँ पर ऑप्शन सी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में नील निर्माण का वर्णन किया है। भारत में नील बनता था, उसका निर्माण होता था, उसका वर्णन कौन से यात्री ने किया है। इब्न बतूता ने, निकोलो डी कॉन्टी ने, विलियम फिंच ने, या पीटर मुंडी ने। आपने ये बताना इनमें से किसने किया था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, बिल्कुल सही सोचा आपने, विलियम फिंच ने इसके बारे में वर्णन किया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 में राइटर्स हैं, उसके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, हमने इनको मिलाना है। अहमद यादगार, सुजान राय, ख्वाजा कामगार, गैरत खां, शाह नवाज़ खां, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। मासर जहांगीरी, मासर उल उमरा, तारीख़ सलातीन अफ़गानिया, या फिर चौथा ऑप्शन है खुलासत
उत तवारीख। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी बुक किस किस राइटर्स ने लिखी है। देखिए, जो अहमद यादगार के द्वारा जो लिखी गई बुक है वो लिखी थी उन्होंने तारीख़ सलातीन अफ़गानिया। इसको हम मिलाते हैं, आप मेरे साथ मिलाते हैं। ये सुजान राय के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो लिखी थी खुलासत उत तवारीख, ठीक है। ख्वाजा कामगार गैरत खान ने बुक लिखी थी मासिर जहांगीरी। आप इन बुक्स को सारी को नोट कर लीजिए एक जगह पर, इनको बार बार रिवाइज करिए। ये बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। शहनवाज खां के द्वारा लिखी गई थी बुक मासिर उल उमरा। तो राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने ये बताना है कि शाहू को मुग़ल कैद से किसने मुक्त किया था। ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है शाहजादा आज़म, ऑप्शन सी है शहजादा काम बख्श, या फिर ऑप्शन डी जहांगीर शाह। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी शहजादा आज़म। बहुत बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन बार बार। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है चार्टर्ड एक्ट 1813, ऑप्शन सी है चार्टर्ड एक्ट 1833, या फिर ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपने ये बताना है कि किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार था उसको बिल्कुल भी समाप्त कर दिया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1813। इस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानूनों के पारित होने को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है हमने। सबसे पहले कौन सा उन्होंने कानून पारित किया था ब्रिटिश ने। ऑप्शन ए है हिंदू विधवा पुनर्विधवा अधिनियम, ऑप्शन 2 है दी नेटिव मैरिज एक्ट, ऑप्शन 3 है बंगाल में सती प्रथा को समाप्त करने का कानून, या फिर ऑप्शन 4 है दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट। आपने ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था। देखिए, सारे के सारे जो एक्ट हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं। सबसे पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, दी नेटिव मैरिज एक्ट उसके बाद आता है, और बंगाल में सती प्रथा को समाप्त करने का कानून उसके पश्चात आता है, और चौथे नंबर पर आता है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। यहाँ पर ऑप्शन है राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित अकाल आयोगों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 है मैकडोवल आयोग, ऑप्शन 2 है लॉयल आयोग, ऑप्शन 3 है कैंपबेल, या फिर ऑप्शन 4 है स्ट्रैची आयोग। आपने यदि एग्ज़ाम में जाना है तो जितने भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित किए गए अकाल आयोग हैं उनको एक बार आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लिख करके 2-4 बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में जाकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाएंगे, देखते हैं कि कौन कौन सा आयोग कब कब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहले जो आयोग की स्थापना की गई थी अकाल आयोग की 1880 सन में, लॉर्ड लिटन उस समय वायसराय थे हमारे भारत के। तो ठीक है, जो मैकडोनाल्ड आयोग था ये हुआ था 1901 में। उस समय जो हमारे वायसराय थे उसका नाम था वायसराय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंगाल की अकाल की घटनाओं की जांच करने के लिए मैकडोवल आयोग को गठित किया गया था। कहीं बात करें हम लॉयल आयोग की, तो लॉयल आयोग 1886 में बना था। तो वायसराय एल्गिन थे उस समय, इसको हेड किया था जेम्स लॉयल ने। लॉयल के नाम पर ही इस आयोग को बनाया गया था। तो कैंपबेल आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग है, 1866 में इस आयोग को बनाया गया था। उस समय जो वायसराय थे वो जॉन लॉरेंस थे, ठीक है। तो आपने इनको भी याद रखना है कौन कौन से वायसराय के अंडर ये वाले आयोग बने थे। तो वहीं बात करें स्ट्रैची आयोग की, तो स्ट्रैची जो स्ट्रैची थे रिचर्ड स्ट्रैची, उनका नाम था रिचर्ड स्ट्रैची। ये आयोग बना था 1880 में, ठीक है। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो लॉर्ड लिटन के समय स्ट्रैची आयोग बना था। अब हम यदि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाएं, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको जो ऑप्शंस हैं उनमें थोड़ी सी मिस्टेक ज़रूर मिलेगी। यदि ऐसा कहीं किसी क्वेश्चन में आपको मिलता है तो आपको यूजीसी नंबर पूरे देता है, ऐसी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाते हैं तो सबसे पहले आना चाहिए, जो सबसे पहले बना था वो बना था कैंपबेल आयोग, उसके बाद बनता है 1880 वाला स्ट्रैची आयोग, और उसके पश्चात बनता है लॉयल आयोग, और बाद में आता है मैकडोवल आयोग। फूड में देखें तो सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 4,
फिर आएगा यहाँ पर 2 और फिर लास्ट में आएगा 1, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। आपने ये बताना है कि मौलाना शिबली नोमानी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अलीगढ़ स्कूल से, ऑप्शन बी है देवबंद मदरसा से, ऑप्शन सी है फिरंगी महल, या फिर ऑप्शन डी नदवतुल उलेमा से। आपने ये बताना है कि मौलाना शिबली नोमानी का संबंध किससे था। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए अलीगढ़ स्कूल के साथ। सन 1917 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी आने की संभावना है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो आएगा। तो गांधी जी के जितने भी बड़े बड़े काम थे उनमें से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर हमने बताना है कि 1917 में जब गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल वालों की सपोर्ट की थी तो उस समय उनकी मजदूरों की आय में वृद्धि हो गई थी। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 30%, या फिर ऑप्शन सी 35%, या फिर ऑप्शन डी है 40%। वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 35%। गांधी जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ आप उनको थोड़ा सा ध्यान से जरूर करिएगा। चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था। कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके विरुद्ध की गई थी। ऑप्शन ए है अवाबों या गैर कानूनी करों के विरुद्ध, ऑप्शन बी है जमींदारों की दमन नीति के विरुद्ध, या फिर ऑप्शन सी है भू राजस्व की मांग, या फिर ऑप्शन डी है तिनकठिया अव्यवस्था। तो ये वाला जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी तिनकठिया जो पद्धति थी उसके अगेंस्ट इसके गए थे कृषक जो थे, किसानों ने वहाँ आंदोलन कर दिया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए किस किसान ने गांधी जी को प्रेरित किया था और उनको अपने साथ लेकर आए थे। आपने उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी से आंसर करिए, मैं आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पिन कमेंट में टॉप में दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए है मद्रास 1927, ऑप्शन बी है लाहौर 1929, ऑप्शन सी है कराची 1931, या फिर ऑप्शन डी फैजपुर 1936। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की थी। कौन सा अधिवेशन था। आपको यह भी याद रखना है कि मद्रास का 1927 में हुआ, लाहौर 1929 में, कराची 1931 में, फैजपुर 1936 में। इसको भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में रखिए याद, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की बात की थी वो की थी ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931 में। किसने तर्क प्रस्तुत किया कि औपनिवेशिक भारत के शासनकाल में अनऔद्योगिकरण नहीं हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने ये तर्क दिया था कि औपनिवेशिक भारत में अनऔद्योगिकरण हुआ ही नहीं था। आमियो बागाची, बिपिन चंद्रा, मॉरिस डी मॉरिस, या फिर तेरू मत्सुई। आपने ये बताना है कि किसने ये तर्क दिया था। ये राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी मॉरिस डी मॉरिस ने। 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी। ऑप्शन ए है डेविड हेयर, ऑप्शन बी है विलियम जॉन्स, ऑप्शन सी एच.टी. प्रिंसप, या फिर ऑप्शन डी हेनरी विवियन डेरोजियो। आपने ये बताना है कि 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए डेविड हेयर। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में राइटर्स हैं और सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी बुक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान, सुभाष चंद्र बोस। आपने सूची 2 में इंडियन स्ट्रगल, असबाब ए बगाते हिंद, पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड इंडिया विंस फ्रीडम। आपने ये बताना है कि कौन सा सही कूट होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। देखिए जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बुक लिखी थी वो लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। मेरे साथ आप मिलाते जाइए। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ऑप्शन 3 के साथ। और सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई बुक थी असबाब ए बगावत हिंद। और सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इंडियन स्ट्रगल। यदि हम कोड में मिलाएं तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपने वीडियो को पॉज करना है और राइट आंसर सोचना है। ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी हाजी शरीयत उल्ला, ऑप्शन सी है अल्लूरी सीताराम राजू, या फिर ऑप्शन डी कृष्णा दाजी पंडित। और सूची 2 में है ऑप्शन ए करम्पा उपद्रव
1922 का, ऑप्शन 2 है गदकरी विद्रोह 1944 और ऑप्शन 3 है फराजी आंदोलन 1838 और ऑप्शन 4 है किटर उपद्रव 1924। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मैं मिलाता हूँ, आप मेरे साथ इसको मिलाते जाना। चिनाब था किटर उपद्रव 1924 के साथ, ठीक है। और हाजी शरीयत उल्लाह ये है फयाजी आंदोलन के साथ संबंधित जो 1838 में हुआ था। और अलूरी सीताराम ये रंपा उपद्रव के साथ संबंधित है जो 1922 में हुआ था। और कृष्णा दाजी पंडित गदकरी विद्रोह 1944। यहाँ पर यदि हम इसको कूट में मिलाते हैं तो राइट ऑप्शन बनेगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। जो सर्वोच्चता की स्थायी शक्ति थी उनकी, उसका प्रयोग उन्होंने किस के संबंध में किया था? जमींदारों के, देसी रियासतों के, कृषकों के या ईसाई मिशनरियों की? आपने ये बताना है कि सर्वोच्चता की स्थायी शक्ति ब्रिटिश सरकार में निहित थी जिसका उपयोग उन्होंने किसके संबंध में किया था? राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, देसी रियासतों को उन्होंने अपने अंडर में करने के लिए अपनी उस पावर का इस्तेमाल किया था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। 1937 से लेकर 1939 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है टी प्रकाशम, ऑप्शन बी है सुब्रमण्यम भारती या ऑप्शन सी राजगोपालाचारी या फिर ऑप्शन डी के कामराज। 1937 और 1939 में जो मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था वो किया था ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर बार आने की संभावना रहती है कि भारतीय संविधान की पांडुलिखन कमेटी का चेयरमैन कौन था। आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या फिर जवाहरलाल नेहरू? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, इससे सोचिए। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन 2 है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन 3 है व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर ऑप्शन 4 है अगस्त प्रस्ताव। जो अगस्त प्रस्ताव था ये 8 अगस्त 1940 को हुआ था। मैं आपको बताता हूँ 1940 को 8 अगस्त को हुआ था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से लेकर के 1941 तक, ठीक है, 1940 से 1941 के बीच में हुआ था। और क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 में। अभी 1942 में ये भी है और ये भी है, ये 40 में है और ये भी 40 में है। अब इसकी डेट भी आपको याद होनी चाहिए। यदि आप सही तरीके से डेट याद करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये हुआ था सत्याग्रह, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये 17 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को। और अगस्त प्रस्ताव ये हुआ था 8 अगस्त को। यहाँ पर डेट का फ़र्क है, ठीक है, ये अगस्त है, ये अक्टूबर में है। तो अभी इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में यदि लगाते हैं तो राइट ऑप्शन बनेगा, पहले आएगा ऑप्शन 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। किसे मानववाद का जनक समझा जाता है? ऑप्शन ए है दांते, ऑप्शन बी है इरास्मस, ऑप्शन सी है मैकियावेली, ऑप्शन डी है प्लेटार्क। जो मानववाद के जनक समझा जाता है वो समझा जाता है ऑप्शन डी प्लेटार्क को। और लॉर्ड मिल को शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसे क्या कहते थे? वानालिते, करवी, गैवेल या फिर तयाल? सबने आंसर करना है इसका। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी करवी नाम का कर दिया जाता था उनको। सामान्य इच्छा का सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया था? ऑप्शन ए है दिदेरो, ऑप्शन बी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी रूसो या फिर ऑप्शन डी वॉल्टेयर? आपने बताना है कि समान इच्छा का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू। बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूल व्यापार संतुलन मूल लक्षण थे। ऑप्शन ए है उपनिवेशवाद, ऑप्शन बी है वाणिज्यवाद, ऑप्शन सी स्वतंत्र व्यापार, ऑप्शन डी व्यापारवाद। जो बहुमूल्य धातुवाद है और अनुकूल व्यापार का जो संतुलन होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा लक्षण किसके होते हैं? वो होते हैं ऑप्शन बी वाणिज्यवाद के, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे देखिए कूट की सहायता से सही उत्तर हमने देखना है। सूची 1 और सूची 2 दे रखी हमें। सूची 1 में है इरास्मस, ऑप्शन बी है मैकियावेली, ऑप्शन सी है टैम्स मोर, ऑप्शन डी है दांते।
तो यहाँ पर देखना हमने इनकी जो बुक्स इनके द्वारा लिखी गई थी वो कौन सी है। ऑप्शन ए है इरेस्मस के, यदि हम इरेस्मस को मिलाते हैं, इनकी जो लिखी गई बुक है प्रेज ऑफ फॉली, यहाँ पर जाएंगे हम ऑप्शन 4 के साथ। ठीक है, मैकियावेली की जो बुक है वो द प्रिंस, ये भी ऑप्शन 3 के साथ। टॉमस मोर ने लिखी थी बुक यूटोपिया, और दांते के द्वारा लिखी गई है डिवाइन कॉमेडी। यदि आपको केवल दांते की बुक का पता है कि डिवाइन कॉमेडी उन्होंने लिखी है, तब भी हम आंसर के पास बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हैं। ये केवल ऑप्शन 1 है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। दोस्तों ये तो थे टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने आज भी इस सेट से बहुत कुछ नया क्वेश्चन को सीखा होगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार अपनी मेहनत को करते रहिए और दिल से लगाव से करिए। बहुत कम दिन बचे हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।